ओके, सो यार प्रीवियस हम डिस्कस कर रहे थे ऑसिलेशन एसएचएम में। तो लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी जो चीज़ें डिस्कस की, कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया थोड़ा सा, सर कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको। तो यार प्रीवियस लेक्चर एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखे हुए हैं। ओके चलिए, तो यार ये समझे, सबसे पहले हमने देखा था कि यार काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, सो हमें पता था कि किसी भी पार्टिकल का अगर वो ऑसिलेशन या कोई भी मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी अपन देख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। और फिर हमने वी का फार्मूला यूज कर दिया था, कौन सा, टाइम वाला वर्जन। फिर हमने एक वी का यूज किया था, क्या, डिस्प्लेसमेंट वाला वर्जन। तो बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले आ गए थे, एक डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड और एक टाइम रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल यूज था कि यार इन्हें कैसे यूज करना है। फिर उसके बाद हमने बात की थी किनकी, कि वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पर होती है काइनेटिक एनर्जी की, और दोनों के ग्राफ। तो मुझे लगता है ग्राफ दोनों को समझ आ गए थे सब, और ये इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज थी। फिर एक काम की बात थी, ये क्या है इसका मतलब, एनीवन, इस लाइन का सिग्निफिकेंस। एसएचएम की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मतलब ट्वाइस होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की तो ऐसा डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल, और टोटल एनर्जी की क्या होती है फ्रीक्वेंसी, जीरो। जीरो। ओके, वेरी गुड यार। ठीक है, सो जो मैंने पॉइंट बोला ये बताया, जो मैंने कहा था कि लेक्चर के एक 15 मिनट पहले थोड़ा सा क्विक रिवाइज करके रखा करें कि प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ। कितने लोगों ने करके रखा है यार ये, आज लेक्चर के जस्ट पहले किसने रिवाइज किया, रेज योर हैंड और इधर स्पीक अप। आयुष, आज तुमने रीड किया? यस सर। ओके, गुड गुड। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव रेज्ड हैंड। ओके ठीक है, ओके, दैट्स गुड, यू कैन लोअर योर हैंड। ठीक है, मतलब अच्छी बात है यार, और तभी आपको बेटर आइडिया लगेगा। देखिए नेक्स्ट, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, हमने फार्मूला यूज किया था पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर वाला। और पोटेंशियल एनर्जी के भी दो फार्मूले हमने यहाँ पर डिराइव कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी के भी ग्राफ बना लिए थे दोनों। तो मुझे लगता है यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। किसी को कोई भी सेक्शन में डाउट है तो पूछ लो यार, माइक ऑन करें और पूछ लें कि सर ये वाले सेक्शन में डाउट है। फिर मैंने बताया कि टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जब ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट आ जाती है, कोई फंक्शन ही नहीं रहता। तो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करते हैं, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सर वो फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, वो नहीं समझा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, वो हुआ ये कि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज में कब स्टार्ट हुआ और कब वो एंड हो गया। ठीक है, तो सोचो एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से गया और बी पॉइंट पर आ गया, डन, ऐसे। ठीक, लेकिन सोचो कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें वो पहले पॉजिटिव में गया और नेगेटिव पे आया। ठीक, फिर से वो पॉजिटिव में गया और फिर से नेगेटिव में वहीं पे आया। तो इसका मतलब पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है ना, क्या है पैटर्न, कि वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है और फिर वापस यहाँ पर आ रहा है। तो बेसिकली ये पूरा एक सेगमेंट, इसे बोलेंगे वन ऑसिलेशन। ठीक है, सिमिलर सेगमेंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, इसे बोलेंगे क्या, नेक्स्ट ऑसिलेशन। क्यों, क्योंकि पहले वाले के एकदम सिमिलर है ये वाला। बट सोचो अगर ये नेगेटिव वाला पार्ट हट के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, मतलब सेटअप कुछ ऐसा हो जाए, वो नेगेटिव वाला पार्ट हट के पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर दिस सेगमेंट ओनली वो बार बार रिपीट कर रहा है ना खुद को, देखो। तो इसका मतलब ये है कि उसका ऑसिलेशन अब हमें पूरा डिफाइन नहीं करना है, हमें सिर्फ बोलना है दिस इज द ऑसिलेशन। तो इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ तक हो क्या ऑसिलेशन हो रहा था, उतनी देर में एनर्जी ने कितने बार ऑसिलेट किया, एक बार ये और एक बार ये। तो पहले जो टाइम डिफाइन था वो यहाँ तक पूरा डिफाइन था, लेकिन एनर्जी पॉजिटिव होने की वजह से सिर्फ इतने को ही बार बार वो रिपीट करती है। तो इस लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी दो बार चेंज हो जाती है, किसमें, एक सेगमेंट में। क्लियर,
एक ऑसिलेशन में एनर्जी 2 बार चेंज हो जाती है, तो अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी f है तो एनर्जी की कितनी होगी हमेशा 2f। और इसको हमने मेथड वाइज भी देखा था कि कॉस स्क्वायर का फंक्शन आता है, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2 टाइम्स। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ था। बता दोनों तरीके क्लियर हुए या नहीं? ये न्यूमेरिकली पर्सपेक्टिव है और ये थ्योरेटिकली देख के। यार पूछने वाले लोग बाद में आंसर तो करोगे? हाँ सर समझ आया। यस सर। ओके क्लियर ना अश्विन? पर्सपेक्टिव एक तो हमने कॉस स्क्वायर का फंक्शन से भी हम कॉमन लगा सकते हैं, प्रीवियस मैंने देखा है कि कॉस स्क्वायर का फंक्शन रिजल्ट देता है 2f फ्रीक्वेंसी, और एक कॉमन लॉजिक से भी लगा सकते हैं। यस सर। ओके गुड, चले नेक्स्ट पार्ट पे आगे मूव करते हैं। सो फिर हमने टोटल एनर्जी के बारे में देखा कि यार ये कांस्टेंट रहती है, और ये ग्राफ हमने तीनों का बना लिया। फिर हमने क्या डिस्कस किया यार, एवरेज वैल्यू। मैंने बताया था कि एवरेज वैल्यू सीख लो, क्योंकि फिजिक्स में आगे काम आती है एवरेज वैल्यू फाइंड करना, बट अभी के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आप क्या रख सकते हो, लर्न करके रख सकते हो। ठीक है, लर्न क्या कर सकते हैं, तो ये पूरा आप सेगमेंट हटा सकते हैं और सीधा फाइनली लर्न कर सकते हैं। देखिए हमने क्या लर्न किया, ये लाइन क्या, कि अगर मैं फुल ऑसिलेशन लूंगा तो साइन और कॉस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा फुल ऑसिलेशन के लिए, एवरेज एवरेज 0 आएगा। 0। क्यों? क्योंकि एक साइड प्लस होता है और एक साइड माइनस होता है, दोनों एड अप होके 0 हो जाते हैं। ठीक, फिर हमने बात की क्या, कि साइन कॉस का अगर हाफ के लिए लोगे तो वैल्यू आती है 2/पाई। तो हाफ के लिए मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि सिर्फ आप इतने सेगमेंट का एवरेज लोगे, तो आंसर क्या आएगा 2/पाई। ये हमने देखा। यहां तक कोई डाउट था किसी को? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये कि अगर आपने बीच में से कुछ एवरेज लिया, यहां से लेके यहां तक का लिया, तो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, ये वाला प्लस और ये माइनस दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल, तो फिर से क्या हो सकता है 0। तो याद रखना है कि 2/पाई कब के लिए है, हमेशा नहीं कर देना है 2/पाई। ओके ठीक है, फिर हमने बात की क्या, कि ये जो साइन कॉस है ये इनिशियल फेज पे डिपेंड करेंगे। एवरेज वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल फेज, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। सोचो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, अगर आप 1 फुल ऑसिलेशन लोगे तो फिर वापस आपको यहीं तक आना पड़ेगा। Am I क्लियर? अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट करके आपको यहीं तक आना पड़ेगा ना, तो अभी फिर से वैल्यू ऐड अप करोगे तो फिर से ये प्लस पूरा मिला के किसके बराबर होगा, ये नेगेटिव के बराबर, वापस से क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। तो मतलब इनिशियल फेज पे तो डिपेंड करता है। कैसे? सोचो अगर मुझे हाफ साइकिल लेना है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने एंड किया यहाँ पर, ये हो गया हाफ साइकिल। बट क्या इसका आंसर 2/पाई आएगा क्या? नो सर। नहीं, ये इतना प्लस हुआ बट थोड़ा माइनस भी तो हो गया ना, तो इसलिए किस पे डिपेंड करेगा 5 पे। 5 पे। तो हाफ साइकिल के लिए 5 पे डिपेंड करेगा, फुल साइकिल है तो 5 पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल क्या होगा 0 ही 0 आ हो जाएगा। जाने वाला है। तो ये नॉलेज फैक्ट था, सॉल्विंग पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसे लर्न रख सकते हैं हम, ये सारे एज अ नॉलेज फैक्टर। फिर क्या बात की थी, साइन स्क्वायर वगैरह का एवरेज क्या आता है, तो वो लर्न रखना है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि फाई है या नहीं है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एवरेज क्या आता है हाफ। हाफ। 1/2। यस, फिर हमने टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एवरेज देखा। मैंने बताया कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा आपसे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एवरेज क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या एवरेज होता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, फिर हाँ क्या एवरेज स्पीड का ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, समझे? सोचो एक एसएचएम हो रही है, ऐसे गया और यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या निकालना है टाइम। सोचो मैं बोल रहा हूँ कि वो गया कहाँ तक गया, ए तक गया,
फिर रिटर्न आया कहाँ तक, a/3 तक। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, टाइम। अगर आपसे क्या पूछा, वेलोसिटी का एवरेज, क्या वेलोसिटी का एवरेज, तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ a/3 अपॉन टाइम। लेकिन अगर स्पीड का एवरेज पूछा तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस देखेंगे ना, पहले a गया और फिर ये कितना है, 2a/3 होगा ना, क्योंकि अगर ये लेफ्ट वाला a/3 है तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2a/3। 2a/3 अपॉन टाइम। समझ आया या नहीं यार, समझ आया कि नहीं सबको, कि एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस देखेंगे और वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। एक चीज सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्या, टाइम। आज के लेक्चर में हम टाइम निकालने के शॉर्टकट्स देखेंगे कुछ। तो आज के लेक्चर में हम टाइम निकालने के काफी सारे शॉर्टकट्स और बाकी सारी चीजें देखेंगे। सर 1 ऑसिलेशन के लिए डिस्टेंस 2a होगा। अरे क्या 2a कैसे हो जाएगा, कुछ भी 4a होगा ना, 4a होगा। गया रिटर्न आया, गया रिटर्न आया, ये होगा ना 1 ऑसिलेशन। हाँ हाँ ए ए ए ए कितना हुआ, 4a ना। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ओके, ये लास्ट वाला एग्जांपल समझ आया था, कांटेक्ट लूज होने वाला। एसएचएम में कोई भी चीज कांटेक्ट लूज कब करेगी, जब नॉर्मल 0 होगा। हाँ, और नॉर्मल 0 कराने के लिए सिस्टम को किससे एक्सेलरेट होना पड़ेगा, g से या फिर g से ज्यादा। जी से ज्यादा, जी से ज्यादा होगा अगर, तो उसे किसकी फ्री फॉल वाली फीलिंग आएगी और नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। तो एकदम पीक पॉइंट पर ही ये सिचुएशन होगी, मीन पोजीशन पर तो एक्सेलरेशन 0 होता है। हमें कहाँ पर देखना है, एंड पॉइंट पे देखना है मैक्सिमम कितना रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था कि आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने भी देखा आंसर मैच नहीं हो रहा, तो हमसे एक गलती हो गई, एक बहुत ही सिली सा मिस्टेक हुआ, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये दिख रहा है, याद है हमने बताया था कि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, किसी एक ऐसी एसएचएम मतलब एक इक्वेशन में जो दो एसएचएम से मिलके बनी है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फाइनल भी क्या रहती है, SHM। एसएचएम रहती है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो फाइनल एसएचएम नहीं रहेगी, बट क्या रहेगी, पीरियड। पीरियोडिक रहेगी, सही है। फिर मैंने बताया कि कैसे निकाल सकते हैं पीरियड, LCM निकाल के। एलसीएम से। इसका एलसीएम गलत निकाला यार हमने। किसी को पता है फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसी ने बताया भी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। फ्रैक्शन का जो एलसीएम है, सपोज बताओ, अच्छा 1/5 एंड 1/15, इसका एलसीएम क्या आएगा, 1/15 आएगा, नहीं, एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एलसीएम इन दोनों में से क्या होगा हमेशा, लार्ज वाला या उससे बड़ा। अगर ये नंबर ए है और बी है तो ए और बी का एलसीएम हमेशा क्या होगा, A। हाँ मतलब ए बढ़िया, बड़ी वाली वैल्यू या फिर उससे ज्यादा। तो 1/15 तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है, क्लियर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नोट्स में मैं ऐड कर देता हूँ कि फ्रैक्शन की जब बात आएगी तो एलसीएम ऐसा नहीं निकालते हैं, यहाँ पर साइड में अपन ऐड कर लेते हैं। कोई बताएगा कैसे निकालते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होता है, एलसीएम, एलसीएम क्या है, एक लार्ज वैल्यू है ना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि HCF इज द लीस्ट वैल्यू, और जब लीस्ट से डिवाइड करोगे तभी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, यस। यार क्लियर है सबको ये पॉइंट,
क्लियर? ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा फिर हमारा? तो न्यूमरेटर क्या है? 2 पाई 2 पाई। क्या आएगा उसका एलसीएम? 2 पाई। और 4 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा? 4 और 6 का एचसीएफ 12 क्या? 12। 2 2 यार भाई साहब क्या चल रहा है? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे लिखना पड़ेगा क्या मुझे? 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उसे लेते हैं। 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 क्लियर रहेगा सबको? इसका आंसर आएगा क्या? 2 पाई बाई 2। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कहीं पे, हाँ ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम? 2 pi by 5. यस। तो मैं यहाँ पे वापस से पूरा लिख देता हूँ। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या आएगा? 5 एंड 15 का। डन। तो थोड़ा सा पॉइंट हो सकता था। चले, क्लियर है ना यार? ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, अदरवाइज टाइम पीरियड का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। ओके तो यार आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज काफी पॉइंट इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। देखें यार, एसएचएम कैसी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। यस सर। जो नॉन यूनिफॉर्म होती है उन पे आपका कॉमन लॉजिक काम नहीं करता। अगर यूनिफॉर्म होती तो कॉमन लॉजिक काम करता। कॉमन लॉजिक इन द सेंस, सपोज अभी ए एम्पलीट्यूड में टी टाइम लगा, तो फिर a बाई 3 पे कितना लगेगा अगर वो यूनिफॉर्म है? ऑफ कोर्स कितना लगेगा? टी बाई 3। t बाई 3। लेकिन अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है देन वी आर नॉट सर्टेन। तो आज का डिस्कशन हमारा इसी चीज को लेके डिटेल्ड होने वाला है। देखें क्या हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे? एसएचएम एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब यूसीएम। यूनिफॉर्म टर्म हम यूज कर रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स क्वेश्चन को इजी बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि एसएचएम को कैसे हम यूनिफॉर्म सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें इसके दो तरीके हैं, आप समझे। एक पार्टिकल जो कि सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब उसमें आप ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी ध्यान देंगे। सोचो एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होने वाला है, ये पॉइंट देखा, ये क्या है? एट t इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां पर पार्टिकल क्या है? एट t इज इक्वल टू 0 और ये पार्टिकल मूव हो रहा है। लेट से मान लेते हैं इस तरीके से मूव हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, तो ये जो टर्म है, क्या मान लेते हैं कि वो थोड़ी देर में किसी पोजीशन पर पहुंच गया, तो मैंने ये t इज इक्वल टू 0 माना, बट लेट से मैं इसे हटा देता हूं, बोल देता हूं कि वो पार्टिकल यहां से कहीं से स्टार्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट हमारा तब क्या बन जाएगा फिर? t इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर इसे हमने हटा दिया और ये बोला कि यार ये पॉइंट जो है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? एट t इज इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा, ये पॉइंट हुआ। मान लेते हैं कि इसकी लोकेशन इनिशियली क्या है? 5। इसकी लोकेशन इनिशियली क्या है? 5। अब समझना, जरा फील करो कि यार अगर मैं इधर से एक टॉर्च लाइट डालूं तो इस पार्टिकल की शैडो बनेगी। सोचो वो शैडो मैं वाई एक्सिस में देखूं अगर, तो क्या फीलिंग देगा? मैं यहाँ पे फीलिंग ड्रॉ करता हूँ, आप समझने का ट्राई करेंगे। ये सर्कल था, ये पार्टिकल यहाँ पर है,
और ये y एक्सिस है। अब देखना क्या होगा, अगर इस पार्टिकल के शैडो देखोगे तो यहाँ पर आएगी कहीं पे। सोचो जब वो यहाँ पर था तब उसकी शैडो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। फिर जब वो यहाँ पर पहुंचेगा शैडो यहाँ पर पहुंचेगी, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा शैडो यहाँ पर पहुंचेगी। सोचो जब वो इस तरफ आ जाएगा, रिटर्न आएगा, तब किधर होगी शैडो, वापस रिटर्न आएगी। अच्छा जस्ट मिनट, होल्ड ऑन एवरीवन। ओके, तो इसका मतलब आप ये फील करें, ऐसा ना आ रहा है कि जब ये पार्टिकल इस क्वाड्रेंट में है तब ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान देना यार सब लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब यहाँ से, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंचा तब ये रिटर्न आएगा। जब ये इस क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा तो ये और नीचे की तरफ जाएगा यहाँ मैक्स तक, जब वो वापस रिटर्न जाएगा तो ये वापस मीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो यार ऐसी फील नहीं आ रही कि यहाँ से पार्टिकल ऊपर तक गया, रिटर्न आया और फिर वापस ऐसे आया। उतनी देर में क्या कंप्लीट हुई, एक सर्कुलर मोशन। तो क्या यार ये SHM नहीं है? समझ आया क्या? इसका मतलब फीलिंग ये है कि अगर सर्कुलर मोशन का हम यहाँ पर जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उससे एक परपेंडिकुलर डालें, तो ये जो परपेंडिकुलर का फुट है ये कैसी मोशन करता है एक्चुअली, SHM। ठीक है, तो ये टर्म यूज किया जाता है क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ UCM, वो होता है क्या, SHM। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ कि कैसे प्रूव हो रहा है कि उसका फुट SHM करेगा। तो चलो चेक कर लेते हैं कैसे प्रूव हो रहा है। हमने यहाँ से क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर, तो ये लोकेशन क्या बन गई हमारी, y। अब जरा बताओ इस y की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर मैं रेडियस मान लेता हूँ, इन दोनों सर्किल की रेडियस कितनी है, एम्पलीट्यूड जितनी है, क्योंकि जो SHM करेगा वो रेडियस तक ही जाएगा ना पूरा, तो उनकी रेडियस हो गई क्या, SHM। तो बताओ ये वैल्यू y कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कौन सा कंपोनेंट है भाई, ये साइन, अच्छा कॉस, अरे वाह, परपेंडिकुलर। ये क्या है, रेडियस a इंटू, या r लिख देता हूँ, r साइन फाई, R जिसे sin मैं लिख phi. सकता हूँ क्या, a साइन फाई। अब सोचो ये पार्टिकल आगे ओमेगा टी घूम गया, ये पार्टिकल आगे किससे जा रहा है, ओमेगा टी टर्न हो गया, मतलब टी टाइम बाद कितना एंगल कवर कर लेगा, ओमेगा टी। समझ आया, आफ्टर क्या है, एट टाइम टी कितना पहुंच जाएगा, ओमेगा टी। तब बताओ वाई क्या आ जाएगा, तो ये है एट टी इज इक्वल टू 0, एट टाइम टी वाई कितना हो जाएगा, R sin omega t plus 5. यस वेरी गुड, आर साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब कि आर को मैं लिख देता हूँ ए। तो यार ये देखो SHM ही तो है ना ये, समझ आया क्या। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द फुट ऑफ perpendicular of a particle on either axis x or y performs SHM। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने इधर एक्सिस लिखा है तो y में भी चेक कर लेते हैं, x एक्सिस में, ये हमने अभी कहाँ पे चेक किया है, y में। चलो x एक्सिस में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस में देखो इसका परपेंडिकुलर है ये, इसका फुट क्या हुआ, ये x। तो एट t इज इक्वल टू 0 x क्या आएगा, Sir, foot क्या है? फुट मतलब ये परपेंडिकुलर का बेस, ये सपोज मैंने इस पार्टिकल से डाला, ये क्या है हमारा
पार्टिकल, तो ये मैंने डाला परपेंडिकुलर। अब आप परपेंडिकुलर नहीं देखोगे ना कि परपेंडिकुलर कैसे चल रहा है, तो आप एक पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, परपेंडिकुलर का एंड पॉइंट, तो उसको बोलते हैं उसका फुट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली मतलब पूरे परपेंडिकुलर को नहीं जज करते, इस पॉइंट को जज करते, इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? r cos cos phi। phi यानी a cos phi। अच्छा, सोचो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल ओमेगा टी और ट्रेवल कर गया, तो मतलब ये है कि एट टाइम t वो कहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, और उसने कितना एंगल कवर कर लिया? ओमेगा टी। तो एट t अब क्या बन जाएगा x? देखें x क्या बन गया? A cos r cos omega t plus phi। ओमेगा टी प्लस 5। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा क्राइटेरिया हो गया हमारा, क्या कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या करता है? एसएचएम फॉलो करता है। अब इस लॉजिक का यूज, ये तो जस्ट प्रूव करने के लिए था कि एसएचएम कर रहा है वो, अब इस लॉजिक का यूज बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे। पहले बता, यहाँ तक कोई डाउट क्या? सर हाँ, सर आपने वो स्टार्टिंग में फिगर समझाया था ना, वो एक बार एक्सप्लेन करो। ओके ओके, समझे फिर से। देखिए हो क्या रहा है, ये एक सर्कल है, ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं ये क्या है? स्टार्ट। तो थोड़ी देर बाद वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर पहुंचेगा, चले वो पॉइंट मार्क कर लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है? ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है, रुके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 30 60 90, तीन पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट सिर्फ। देखें अभी सिचुएशन ये, मैं 3 पॉइंट सब पिक कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं क्या है? स्टार्ट, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अभी समझेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मान लेते हैं ए की लोकेशन कितनी है? 30 डिग्री, बी की कितनी है? 60 डिग्री। अब समझना कि होता ये है कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो फुट है, ये आप अगर उसके परपेंडिकुलर का फुट देखोगे तो वो कैसी मोशन कर रहा है? एसएचएम कर रहा होता है। मतलब कैसे कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट पे होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? देखें, हमें ये पॉइंट देखने को मिलेगा कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, जब पार्टिकल कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहां पर मूव हो रहा है, तब उसका फुट किधर जा रहा होगा? यहां से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। क्लियर? जब वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में, तब उसका जो फुट है परपेंडिकुलर, मतलब इस पार्टिकल का, वो किधर आ रहा होगा? रिटर्न आ रहा होगा। समझ आया? जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तब उसका फुट परपेंडिकुलर और नीचे की तरफ आ रहा होगा। क्लियर? और जब उसका फुट और आगे जा रहा होगा इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये स्टार्ट पॉइंट है, तो इसका मतलब उसका ये फुट और ऊपर तक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब ये सेकंड में है तो ये सेकंड में रिटर्न आ रहा है, ये थर्ड में है तो ये थर्ड में रिटर्न आ रहा है, और ये फोर्थ है तो ये भी फोर्थ से रिटर्न आ गया। तो बेसिकली समझाने का पर्पस ये था कि एक यूसीएम को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं किसके? एक सर्कुलर मोशन के। मतलब ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने आपको बोला कि ये क्वाड्रेंट्स हैं अलग अलग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका बिल्कुल सिमिलर ये है क्या? हॉरिजॉन्टल में फील ज्यादा आता है इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ जाना? प्लस ए तक जाना, x इज इक्वल टू प्लस ए। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है?
अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकेंड, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल क्या हो रहा है यहाँ पर, रिटर्न आ रहा है। ये जब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया मतलब पार्टिकल माइनस की तरफ जा रहा है। सो इसका मतलब पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। ये हो गया x इज इक्वल टू -a, ठीक। और ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये पार्टिकल किस में आ रहा है, वापस मीन पोजीशन की तरफ रिटर्न आ रहा है इधर। तो पॉइंट समझ आया कि कैसे रिलेट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो पॉइंट कहने का पर्पस ये था कि हम कंपेयर कर सकते हैं किसको, एक एसएचएम को, किससे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। पर्सपेक्टिव समझ आया कि नहीं, एसएचएम का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या पर्सपेक्टिव है? यस ओके, अब हम क्या सर। करेंगे, हाँ सर हमने मतलब वाई एक्सिस में अभी ऐसे दिखाया ना, तो फिर वो एक्स एक्सिस में भी हो सकता है ना? हाँ वही, इसीलिए मैंने इस बार यहाँ पर एक्स बना दिया है। देखो यहाँ हाँ पर मैंने सर। वाई के साथ में बनाया है, और यहाँ पर मैंने सेम चीज किसके साथ बनाई है, एक्स के साथ में। ओके, यस सर। हाँ। अच्छा, अभी एक चीज देखें, ये मैं y में दिखा रहा हूँ, बट हमारी हैबिट, मैंने पहले भी बताया था कि x सॉल्व करो या y सॉल्व करो, टेंशन नहीं लेना है। ओके, अच्छा अभी देखें कि डिस्प्लेसमेंट निकाल कैसे सकते हैं। सोचो जब वो a पर है तब वो यहाँ पर कहाँ पर होगा, y a पर होगा ना। जब वो b पर है तब यहाँ पर कितना होगा, y b पर होगा। क्लियर? अच्छा, मान लेते हैं ये स्टार्ट पॉइंट है क्या, पी क्यू, ये स्टार्ट पॉइंट है P और ये है एंड पॉइंट, ये Q। अब आप समझो कि P2A जाने में टाइम कितना लगेगा, P2A, because it is uniform circular motion, so P2A time to P2A will be same as A to B will be same as B to Q। ये पॉइंट समझ आया क्यों? Because in all three cases how much angle is covered, 30 degree, or it is a uniform circular motion because angle covered is 30 degree for all। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली P2A में जाने का मतलब ये है कि YA में कितना टाइम लगा ना, और P2B जाने का मतलब ये है कि Y B में कितना टाइम लगा। तो इस चीज को हम और डिटेल में समझाते हैं यहाँ पर। मुझे लगता है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो समझ आया यूसीएम का। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, क्या, टाइम कैलकुलेशन। टाइम कैलकुलेशन देखना, टाइम कैलकुलेशन में ये बताना चाह रहा हूं क्या, कि ये मान लेते हैं कितना है, यहां से स्टार्ट करते हैं, A B C D। ओके, इसके इक्विवेलेंट का हम क्या बना देते हैं यहाँ पर, SHM। देखो y पे है यहाँ पर, बट मैं कहां पर बना रहा हूँ, x पर। क्यों? क्योंकि x पे फील ज्यादा आता है, आपको तुरंत समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो मोशन कहां से स्टार्ट हो रही, A पॉइंट से। कहां पर हम एंड मान रहे हैं, यहाँ पर D पॉइंट पर। यहां तक कोई डाउट क्या किसी को? अब समझे, A to B जाने में कितना टाइम लगा, 30 डिग्री, A to C 60 डिग्री। लाइकवाइज, तो मैं यहाँ पर निकालूंगा, देखना, टाइम फॉर A to B कितना आएगा, 30 डिग्री। सोचो हमें टोटल टाइम पता है, टोटल टाइम कितने डिग्री के लिए होता है, 360। यस। सो टोटल टाइम पीरियड which is T, it is for
360 डिग्री। तो बताओ 30 डिग्री के लिए टाइम कितना लगा? इसका मतलब होगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाई 360 इंटू 30। समझ आया क्या? यस सर। कितना टाइम लगा? टी बाई 12 12। ओके गुड। चलो टी ए टू सी निकाल लेते हैं। टी ए टू सी कितना डिग्री कवर किया? 60 60। तो टी बाई 360 इंटू 60। हमने क्या किया? टोटल टाइम को 360 से डिवाइड करके अपने एंगल कवर के लिए निकाल लिया टाइम। तो कितना आ गया? T by 6। टी बाई 6। बहुत अच्छा, ठीक है। टी ए टू डी निकालें। कितना डिग्री? 90 90 डिग्री। ऑलरेडी हमें पता है इसका आंसर। इंटू 90 कितना आएगा? T T by T by 4 4। अब इस चीज को यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। इसका मतलब समझे बी पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो बी पॉइंट ऐसे हाइट के थ्रू देख सकते हैं ना। ये क्या आ जाएगा? वाई बी। और ये क्या आ जाएगा? वाई सी। तो बताओ बी पॉइंट कहाँ पर है एग्जैक्टली, अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो बी पॉइंट कहाँ पर है एग्जैक्टली? चलिए एक मिनट देख लेते हैं। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। देखना, अगर आपको चाहिए बी पॉइंट, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी एग्जैक्टली उसके साइन फंक्शन पर है। कहां पर है पॉइंट बी? एट यस। सो वाई बी कितना होगा? ए साइन 30 डिग्री। कितना होगा ये? ए बाई 2 एम्पलीट्यूड बाई 2। वाई सी कितना होगा? ए साइन 60 डिग्री मतलब √3a/2। ठीक। और डी मतलब 90 डिग्री मतलब डी पॉइंट है। तो इसका मतलब समझो कि ये बी पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट। ये कितना है? मिड पॉइंट है, a बाई 2 है। और ये कितना है? √3a/2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि यार इस पॉइंट को ए की जगह कुछ और कर लें क्या? पी ही कर लेते हैं। ए एम्पलीट्यूड से कंफ्यूज हो जाता है ना। इस पॉइंट को पी कर लेते हैं, थोड़े से चेंजेस ले आते हैं यहाँ पर। ए को क्या कर देते हैं? पी। ठीक। तो समझे, इसका मतलब ये हुआ कि आप टाइम टू पी बी के लिए कितना टाइम लगा। तो इसका मतलब आपको कहां से कहां जाना है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a/2। ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, बट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या बोलेंगे? कितना डिग्री कवर किया उसने? डायरेक्ट बोलेंगे कितना? 30 डिग्री कवर किया। समझ आया? तो अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि टाइम टू बी टू डी, चलो बताओ बी टू डी मतलब x इज इक्वल टू a/2 से कहां तक? a तक जाना है। तो आप सीधा टारगेट करो। कैसे? यूसीएम से। a/2 मतलब कितना डिग्री? x इज इक्वल टू 0 मतलब रेफरेंस। ये क्या हुआ? रेफरेंस 0 डिग्री। उसके बाद x इज इक्वल टू a/2 मतलब कितना? 30 डिग्री। एंड x इज इक्वल टू a मतलब टॉप पॉइंट पर पहुंच गया। कितना डिग्री? 90 तो कितना ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक में? 60 60 डिग्री। और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो फर्क नहीं पड़ता आपको सोचने के लिए। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि टी बी टू डी कितना हो जाएगा? सीधा टी बाई 360 इंटू 60 कितना? टी बाई 6 टाइम। इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखो, मैंने आपसे पूछा टी बी टू डी चाहिए, तो आप क्या निकाल सकते हो? बी टू डी मतलब बी टू डी चाहिए तो पहले क्या निकालो आप? पी टू बी निकालो और पूरा पी टू डी, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, देखें। मैं लिख सकता हूँ टाइम पी डी माइनस टाइम पी बी। पी डी मतलब 90 डिग्री पता ही होता है, t/4 सबको। और ये हमने सॉल्व किया था a/2 से। 30 डिग्री से क्या आया था? t/12।
देखिए क्या आंसर आएगा अगर सॉल्व करें तो भाई 6। ठीक, तो अब इस पूरे सेटअप का कंक्लूजन क्या निकाल के आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। क्या कि जब टाइम की कैलकुलेशन करनी हो, ठीक, और लोकेशन किस टाइप की हो, नोन हो, तब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज डायरेक्ट मेथड when value of position matches to learned sign values like कौन सी साइन वैल्यूज, a/2, नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है 3a/5, याद है, फिर a/√2, √3a/2, सॉरी 4/5a, फिर √3a/2, याद रहेंगी इतनी वैल्यूज। अगर इनसे रिलेटेड एम्पलीट्यूड है तो क्या हमें इनवर्स में आंसर आएगा क्या, नहीं, हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। क्लियर। नंबर 2, and the positions are, or the angular position is from reference axis, जिसे हमने क्या assume किया है, x एक्सिस। मतलब अगर मैंने आपको बोल दिया कि यार एक पार्टिकल है, देखें एक पार्टिकल SHM कर रहा है, समझे, एक पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, तो देखें यहां से स्टार्ट कर रहा है, एम्पलीट्यूड तक गया, x = a तक, फिर रिटर्न आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, x = -a पर, और फिर रिटर्न आएगा यहां तक। तो इस पूरी प्रोसेस में आप समझो, इस पूरी प्रोसेस में ये लोकेशंस हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। जब वो बोलेगा कि कहां पर है, क्वेश्चन में देगा कि पार्टिकल कहां पर है, a/2 पर, कहां पर, a/2 पर, तब हम डायरेक्टली बोलेंगे कि कितने डिग्री पर है वो, 30 डिग्री। 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होता है, देख रहे हो ना आप, स्टार्टिंग में वो 30 डिग्री, मतलब टाइम कितना लगा, एक सर्किल का कितना होता है t/4, उसका भी 1/3, t/12। ऐसे भी देख सकते हैं, एक 1/4 क्वार्टर का कितना टाइम लगता है, t/4, उसका भी थर्ड पार्ट है 30 डिग्री, मतलब 1/3। तो वो इतने 1/3 टाइम में ही कहाँ पहुंच जाता है a/2, मतलब बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद काफी स्लो होते हैं। सो रिलेटिव आप यहाँ पर पोजीशन देख सकते हैं कि इन सबसे रिलेटेड एंगल कितने हैं। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर एक ही फिगर में लिखा हुआ है, और सिर्फ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इनसे रिलेटेड एंगल कितने कितने हैं। तो ये कितना है 30 डिग्री, बट ये सारे एंगल कहाँ से हैं, रेफरेंस से। 30, 37, 45, 53, 60। क्लियर ना। अब इसका यूज क्या है समझें। इसका यूज ये है, मैंने आपसे कहा कि एक पार्टिकल a/2 पर है और मीन की तरफ जा रहा है, तो बताओ किस क्वाड्रेंट में है, मीन की तरफ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट या फर्स्ट या सेकंड, बताएं। सेकंड। चले देख लेते हैं, चले मुझे लग रहा है इस चीज को पूरा लिख लेते हैं। ठीक, लोकेशन, ठीक है,
देखें लोकेशन मतलब पहला मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल x इज इक्वल टू प्लस a/2 पे है एंड मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसका मतलब इसका फिगर क्या हुआ, इसका फिगर हुआ कैसा रहेगा, a/2 पर है वो, यहाँ पर है x इज इक्वल टू कितने पर है a/2, बट किस तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है इसका मतलब, यार क्वाड्रेंट समझो यार, ऐसे बताया था ना। ओके ये आगे जा रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। रिटर्न आ रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और ये वापस आ रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ। फोर्थ। तो ये तो पहचानना पड़ेगा ना, नहीं तो आप बता ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब इसका यूसीएम में कहाँ होगा, ये लोकेट करो इसे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसका एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। स्टार्ट से आराम से। इसका मतलब x इज इक्वल टू a/2 है, सो इसका मतलब एंगल कितना होगा 30 डिग्री, a/2 मतलब 30 डिग्री, बट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर ना, मतलब रेफरेंस लाइन x से 30 डिग्री है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, पहले तो ये लोकेट करेंगे किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। और एंगल 30 डिग्री वर्टिकल से है क्या, नहीं। कहां से एंगल है इसका, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन और रेफरेंस। तो ये हमारी लाइन क्या है, मीन पोजीशन या फिर रेफरेंस। तो इसे समझे यार, ये मीन पोजीशन है या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोकेशन क्या आ जाएगी उसकी, मीन से 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, इसमें। और किधर जा रहा है वो, मीन की तरफ जा रहा है, ऐसे मोशन है। बताएं सर्कुलर मोशन आप लोकेट कर पाए या नहीं, क्लियर। तो ये हमारा है इनिशियल, ये लाइन क्या है हमारी, इनिशियल। और ये क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम। और ये 270 वाला क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम। तो अभी बताओ कि हमारा पॉजिटिव रेफरेंस से कितने एंगल पर है वो, 150। 150। सो दिस 150 इज कॉल्ड इट्स फेज। कोई डाउट किसी को, तो लोकेट कर पाओगे एक पार्टिकल को कहीं पे भी। अभी मैं बताऊंगा लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लोकेशन से 2 क्वेश्चन आएंगे, देन इट्स फेज विल बी, देन इट्स फेज इज कितनी, 150 डिग्री। समझ आया। अभी धीरे धीरे, अभी पहले लोकेशन समझ लेते हैं, फिर मैं आगे इसका यूज बताता हूँ कि और ज्यादा काम क्या है। पहले लोकेशन देख लेते हैं, ठीक। सो पार्टिकल इज at x is equal to minus a/2 and moving towards extreme। तो बताओ माइनस a/2 पर है, मतलब किस तरफ है, तुरंत ये ड्रॉ करके चेक कर लेंगे। माइनस a/2 मतलब कहां पर है, यहाँ पर है, ठीक। और किस तरफ जा रहा है, मीन की तरफ या एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम की तरफ। इस तरफ जा रहा है। तो यार अब आपको ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि पहले तो ये गिवन है क्वेश्चन में, और इसके बाद तुरंत इसे आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ। तो यार फिर से मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं कि क्वाड्रेंट कैसे देखना है। यार सब लोग अच्छे से समझ ले, जब वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर वो रिटर्न आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर रिटर्न होके कहां तक जाएगा, एक्सट्रीम तक, ये क्या बनेगा, थर्ड। और फिर वापस रिटर्न आएगा, ये क्या बनेगा,
फोर्थ। तो देखो ये उसकी लोकेशन कहाँ मैच हो रही है, उसकी लोकेशन कहाँ मैच हो रही है, उसकी लोकेशन थर्ड क्वाड्रेंट में मैच हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले वो गया एम्पलीट्यूड तक, पहले वो क्या किया, एम्पलीट्यूड तक गया, फिर रिटर्न आके इधर जा रहा होगा और फिर वापस आएगा। तो यहीं पे मिल गया ना वो, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? यार बताएं, ये क्लियर आया है या नहीं समझ में? अच्छा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फेज चेक करने के लिए इसे लोकेट करना पड़ेगा। तो जल्दी से लोकेट कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन में लोकेट करते हैं इसे। बताओ कहां पर है इसकी लोकेशन, थर्ड क्वाड्रेंट में। और कितने डिग्री पर है एंगल, 30 डिग्री। बट ये 30 डिग्री कहां से होती है हमेशा, मीन से। ओके 30 डिग्री होती है मीन पोजीशन से। और मीन पोजीशन किसे बोलते हैं, ये एक्स रेफरेंस, एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये अपनी क्या है, मीन पोजीशन। तो लोकेट करते हैं इसे। इसका मतलब मीन से 30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कहां पर है पार्टिकल, यहाँ पर। समझ आया कि नहीं? यस सर। हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, एक्सट्रीम की तरफ, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। सो मुझे लगता है यार ये समझ आ गया यार आपको। क्लियर? अब इसका पर्पस क्या है, इस लोकेशन का पर्पस ये है टाइम निकालना। ठीक, अब देखना कितनी जल्दी आराम से आ जाएगा। फाइंड टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम 1 to 2। मतलब 1 से 2 में मूव करने में कितना टाइम लगा। तो बेटा 1 का फेज कितना था, 150 डिग्री। इस क्वेश्चन का फेज कितना है बताओ, 210। 210। सो इस क्वेश्चन का फेज कितना है, 210। तो बहुत ही सिंपल आइडिया क्या हो गया, 1 to 2 मूव होना मतलब कहां से मूव हुआ, फ्रॉम 150 डिग्री टू 210 डिग्री। मतलब कितना मूव हुआ, 60 degree। यस मींस 60 डिग्री। सो देन टाइम कितना लगा सिर्फ, T/6। यस T/6। सो अभी समझ आया कि अगर आप बोर्ड्स में सॉल्व करोगे, बाय द वे बोर्ड्स में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, बोर्ड्स में सिंपल आता है क्या, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और इसमें ही आपको बोल देगा कि a की वैल्यू ये है तो t निकालो। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट हमें यहाँ पर लॉजिकली निकालना पड़ेगा, तुरंत आंसर अब हमारा आ जाया करेगा। तो लोकेशन फाइंड करने का पर्पस समझ आया, क्यों फाइंड कर रहे थे, क्या निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए। अच्छा, ये ए क्या चीज है, एम्पलीट्यूड। ये तो यार जितना बड़ा सर्किल बनाना चाहो उतना बड़ा एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ए की वैल्यूज कोई कंस्ट्रेंट नहीं, ए कुछ भी हो सकता है। समझ आया ना? जितना बड़ा एम्पलीट्यूड लोगे उतना बड़ा आपको सर्किल समझना पड़ेगा। बट हमें वो मतलब ही नहीं है, हम तो सिर्फ क्या सॉल्व कर रहे हैं, एंगल सॉल्व कर रहे हैं, उसकी पोजीशन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखना एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या काम करना होता है, समझें। फाइंड टाइम टेकन by a particle to move from negative stream, or let's say positive extreme, to find the time taken by a particle to move from positive extreme to x is equal to minus a by 2 and heading while heading towards mean position। क्वेश्चन समझ आया? अब हमें ये टाइम टेकन निकालना है। तो यार सबसे फास्टेस्ट अप्रोच,
बताओ क्या करना होता है, तुरंत बना के चेक करो कि ये कहाँ पर है। देखना किस तरह बनाते हैं, बताओ कहाँ पर है इनिशियली। पॉजिटिव एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब मैंने ये बना दिया यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस ए पर है। बताओ प्लस ए पर है मतलब कितने एंगल पर है, थीटा क्या है इसका 90। 90 डिग्री। वेरी गुड यार। अब इसे कहाँ तक जाना है, -a/2। माइनस है भाई। -a/2, तो -a/2 तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। बट क्या ये वाला पूछा है क्या, बताएं क्या ये वाला -a/2 है क्या, अभी नहीं, नहीं, क्योंकि ये अभी किस तरफ हेड कर रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम। एक्सट्रीम एक्सट्रीम की तरफ। बट वो नहीं, हमें ये वाला चाहिए जब वो किस तरफ हेड कर रहा है, मीन पोजीशन मीन पोजीशन की तरफ। तो अब यार इसका थीटा बताना है आपको, ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया, x इज इक्वल टू -a। आप इसका थीटा बताओ कि ये कहाँ पर है। तो बेटा ये थीटा जो होता है a/2 पर है, तो a/2 कहाँ से, मीन से। मीन से कितनी डिग्री पर है, 30। 30 डिग्री। लेकिन ये 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में, अरे नहीं, फोर्थ। फोर्थ में। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअली, ठीक, और ये पॉइंट है बी, या ए नहीं पी क्यू मानते हैं, ये पी एंड क्यू। तो ये याद रखना है कि पी क्यू को तुरंत सर्किल में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो देखें सर्किल में मैं ड्रॉ कर देता हूँ यार तुरंत, जिससे हमें एंगल का आइडिया लग जाए। पी कहाँ है, यहाँ पर आगे की तरफ जा रहा है ये पी, और जबकि क्यू कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और 30 डिग्री एंगल कहाँ से है, मीन से। मीन से। हमेशा ये जो a/2 वाला लॉजिक है वो मीन पे है। ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट क्या है, क्यू। तो यार अभी मुझे लगता है समझ आ गया, कितना एंगल हो गया, 240। अच्छा। सो एंगल कवर्ड कितना हो गया, 90 + 90 + 60। 60। क्लियर। सो टाइम टेकन यहीं पे ही सॉल्व कर देते हैं। एंगल कवर्ड के नीचे टाइम टेकन कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना हुआ एंगल, T 240 ना, 240। सो t/3 60 × 240 कितना आया, 3/40। 3/40। कोई डाउट क्या किसी को, यूज समझ में आया कि यूसीएम का यूज क्या है, सर 2/3 2/3t। ठीक है, यूसीएम का यूज समझ आया सबको, यस सर। हाँ। तो यार इंपॉर्टेंट सेक्शन था, मतलब जरूरत पड़ती है बहुत बार, यहाँ से डिफरेंट टाइम पर क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछ लेता है, दो पार्टिकल है, दे मीट while moving in opposite direction, they meet at a/2 while moving in opposite direction, तो what is the phase difference between those 2 points। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन। सर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मूव कर रहे हैं ना किसमें, सर, ऊपर वाले क्वेश्चन, तो हाँ उसमें पॉजिटिव, -90 डिग्री करना पड़ेगा टाइम पे। मतलब सर हमने 240 डिग्री लिया है ना टोटल फेज, हाँ लेकिन स्टार्ट, पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब यहाँ पर है, समझ आया हाँ क्या ये लेकिन पॉइंट। स्टार्ट 90 डिग्री से कर रहा है तो वो माइनस नहीं करने का क्या। नहीं वो किया ना, हमने ये एंगल ही काउंट किया, ये रेड कलर देखो, यही तो उसकी मोशन है ना। कहाँ से स्टार्ट किया उसने, जीरो से किया क्या, नहीं, हमने उसे कहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में देखो कितना टाइम लग गया, ये सर। क्लियर ना। तो यहाँ से यहाँ मतलब पहले उसने ये 90 से मीन आया, फिर ये नेक्स्ट एक्सट्रीम गया, और फिर 60 डिग्री और गया। ओके ये सर। चल एक और रेशियो फाइंड, द रेशियो ऑफ टाइम taken to cover first half of the amplitude
amplitude and then further next half, while starting from rest. चले बताएं। तो इसका मतलब पहले बताओ लोकेशन क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम से। एक्सट्रीम से। सबसे पहली जो गलती हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये है कि मीन पर तो क्या होता है, वो मीन पर स्पीड क्या होती है? फास्टेस्ट होती है, स्पीड मैक्स होती है, और एक्सट्रीम पर मिनिमम। सो इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, सो इट मींस स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ओके डन। अब हमें देखना है कि किस पे कितना टाइम लगेगा, तो चले देख लेते हैं। इस बार जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे था पहले, वो ठीक है, यहाँ पे था, और ये हुआ अपना क्या, एक्सट्रीम पॉइंट। लेकिन अब वो रिटर्न आ रहा है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट a/2 पे कब पहुंचेगा? तो बताओ a/2 मतलब 30 डिग्री जो होता है वो किधर से होता है हमेशा? हाँ, मतलब अगर मैं इस फिगर में से। बताऊं तो यहाँ से होगा एंगल या एक्सट्रीम से? मीन से। मीन से। तो मतलब ये याद रखना है कि ये जो x की a/2 लोकेशन है, ये 30 डिग्री कहाँ से है? यहाँ से। तो और पूरा कितना होता है ये? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसका मतलब फॉर श्योर जब वो फर्स्ट हाफ तक गया, कहाँ से? एक्सट्रीम से। तो कितना एंगल कवर किया उसने? 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये फॉर श्योर कितना है, 30 डिग्री। तो अभी बात समझ में आई कि कुछ लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और सीधे कहाँ से लगा देते हैं, मीन पोजीशन। फर्स्ट हाफ में कितनी देर में पहुंचेगा, 30 डिग्री, नेक्स्ट हाफ में 60 डिग्री। तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, सेकेंड हाफ में। क्लियर? बट क्वेश्चन उल्टा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम से ना। सो Yes. ये बनेगा अपना क्या, T1, और ये बनेगा T2। सो T1 कितना आ जाएगा, T/360 इंटू 60, मतलब T/6। 6 और T2 बनेगा क्या, T/360 इंटू 30, 30 मतलब T/12। काम की बात सिर्फ ये थी कि T1 रेशियो T2 जो आएगा वो क्या आएगा, 2:1। और बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क करते हैं, 1:2। क्यों ये गलती क्यों होती है, क्योंकि सिर्फ ये चीज रीड नहीं कर पाते। अभी ये चीज क्लियर रहेगा, यस सर। पक्का ना, सबको ओके है? ओके ठीक है। तो एक्सट्रीम से पूछा, इसके अकॉर्डिंग अपन इस तरीके से टाइम यहाँ पर निकालेंगे जो हमने लिखा हुआ है। और बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस लॉजिक से हो जाते हैं, जैसे चले बताएं इसका आंसर, ट्राई करें आप लोग खुद से।
बताएं किसी का आंसर आया? बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। वो दो पार्टिकल कौन कैसे होंगे बताओ? a/2 पर मिलने वाले हैं। Opposite. हाँ, a/2 पे मिलेंगे वो, बट एक किस तरफ जा रहा है? Left side और एक right side. हाँ, एक आगे की तरफ जा रहा है और एक पीछे की तरफ जा रहा है। तो बताओ यार इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस होगा? तो मान लेते हैं ये क्या है, P है और ये Q। अभी मैं बिकॉज स्टार्टिंग है इसलिए मैं फिगर बना रहा हूँ, आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाला कितने एंगल पर है? 30. 30 डिग्री पर। तो P, अगर मैं बात करूँ थीटा ऑफ P, वो कितना है? 30 डिग्री। जरा बताओ थीटा ऑफ Q कितना है? 150. थीटा ऑफ Q 140, 150. 150। समझ आया क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन से 30 होता है ना, इसका मतलब। तो ये 30 से 150 गया, मतलब समझो कितना डिफरेंस आ गया? 120. 120 का। समझ में आया क्या? फेज डिफरेंस। कितना आ जाएगा? एक है 150 में माइनस एक है 30 में, तो कितना आ गया? 120 का डिफरेंस आ गया। समझ आया कि नहीं? मैं तो तुरंत इस तरीके से समझ लेता हूँ कि a/2 पर है, मतलब इधर से 30 डिग्री, तो इधर से कितना? 60 डिग्री। अभी रिटर्न भी 60 डिग्री जाएगा। कितना डिफरेंस आ गया? 120। 120 डिग्री। बताइए क्लैरिटी आया या नहीं अभी? Yes, sir. ओके, तो ये P था, ये भी 30 डिग्री पे था, Q भी मीन पोजीशन से 30 डिग्री पर है। तो ओवरऑल जो डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में वो आया 120 डिग्री का। पक्का ये पॉइंट अभी सबको समझ में आने लग गया ना कि कैसे अपन डायरेक्टली लोकेशन निकाल सकते हैं? ओके, नेक्स्ट। Find the maximum average speed possible in SHM to cover a distance of or a distance equals to amplitude. चले, तो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम एवरेज पॉसिबल डिस्टेंस चाहिए। तो एक तो क्या होता है कि इस केस में सब लोग वी एवरेज कैसे निकाल देते हैं? कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? अपॉन A. टाइम। तो ए डिस्टेंस कवर करनी है, और ए डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा? T/4. T/4। तो आंसर क्या आ जाता है? 4a/t। और t को क्या लिख सकते हैं? 2 pi by omega. 2 pi/ओमेगा। 2 pi/ओमेगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2/pi/a/ओमेगा। कोई डाउट क्या इसमें? No, sir. तो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है कि बस ए एम्पलीट्यूड, ये पूछा है कि मैक्सिमम एवरेज स्पीड क्या हो सकती है, एक डिस्टेंस कवर करना है। तो उसने ये थोड़े ना कहा है कि 0 to a ही जाना है, नहीं, आपको मैक्सिमम ए के लिए टाइम क्या लेना पड़ेगा? Minimum. और वी एवरेज की मैक्स वैल्यू के लिए टाइम यूज्ड शुड बी स्मॉलेस्ट। तो बताओ कब किस जगह पे ट्रैवल करने पे टाइम सबसे कम लगेगा? बताओ। A/2. पूरे एसएचएम में अगर मैं बात करूं Mean तो position. लीस्ट टाइमिंग कहां पर होता है? मीन पोजीशन के अबाउट। क्लियर? सो स्पीड इज
fastest about mean. Clear? So time is least. तो इसका मतलब जो उसे एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में पूछा है वो एम्पलीट्यूड उसे 0 to a नहीं करना चाहिए, कहाँ कवर कर लेना चाहिए? A/2 to minus A/2. minus Yes. A/2 to A/2. वेरी गुड. सो a/2 to minus a/2. तो इसका मतलब v max will be from average v max will be from x is equal to a/2 to x is equal to minus a/2. बताओ कितना टाइम लगेगा यहाँ पर? a/2 मतलब कितना थीटा? 30 degree. 30 डिग्री. तो इस तरफ भी 30 डिग्री और इस तरफ भी 30 डिग्री, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता. तो मिनिमम कितना टाइम लगा सिर्फ? 60 degree. T 60 by डिग्री. तो थीटा A/2. यूज्ड, हाँ, यूज्ड एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. सो टी कितना आ जाएगा? टी 360 बाय 60 मतलब कितना? टी बाय 6. सो वी एवरेज मैक्स कितना आ जाएगा एज पर द क्वेश्चन? एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय टी बाय 6. क्लियर सबको? 6a बाई टी और 6a 2 पाई बाई ओमेगा, तो क्या आ जाएगा? 3 बाई पाई ए ओमेगा. क्लियर ना? तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया, लॉजिक समझ आया? ठीक. तो ये देखें कि ये हमें सबसे फास्टेस्ट कब मिल जाएगा? जब कुछ ऐसा होगा कि वो पार्टिकल सीधा ऐसे जा रहा होगा, रिटर्न आ रहा होगा, तो रिटर्न आते समय ये यहां से लेके यहां तक में सबसे फास्ट उसकी एवरेज स्पीड होगी. बाकी वो अपना फिर कवर करके वापस वहां आ जाएगा. बता यार, यहां तक क्लैरिटी है या नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन और वेरियस इक्वेशंस ऑफ एसएचएम. तो कई बार क्या होता है, इधर क्वेश्चन भी पूछ लेता है या फिर किसी न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ जाती है किसकी? डिफरेंट इक्वेशन लिखने की. तो मैं क्या करता हूँ, आपको डिफरेंट इक्वेशन लिख के बताता हूँ डिफरेंट केसेस पे. ठीक है. मान लेते हैं फर्स्ट, मान लेते हैं पार्टिकल, एक सेकेंड, ये कर सकते हैं. लेट्स से पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स mean and initially at x is equal to positive phi. ये थीटा दे दिया है, मतलब ऐसा नहीं, at x is equal to positive x naught such that sin phi is equal to x naught है. So basically x naught उसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन है. तो देखना उसकी इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं. आप लोकेशन समझ गए, फिगर आपको समझ आया कि इनिशियली कहां पर है, वो किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है? Second. क्वाड्रेंट? सेकंड में. देखो ना, पॉजिटिव पे एंड मूविंग टुवर्ड्स मीन. क्या कर रहा है भाई? अगर ऐसे रहेगा तो फिर नहीं सीख पाओगे. थोड़ा जल्दी से ध्यान देना पड़ेगा कि वो इस तरीके से रिटर्न आ रहा है, यहाँ कहीं पर है वो. समझा? क्यों? क्योंकि वो किस तरफ जा रहा है?
मीन की तरफ जा रहा है और कहां पर है, पॉजिटिव एक्स पर है वो, और ये लोकेशन कितनी है, एक्स नॉट। क्लियर? तो ये बताओ ये जो फाई एंगल है वो कहां से दिया है आपको, फाई एंगल कहां से है, एक्स एक्सिस से। तो इसका मतलब इसकी फाइनल लोकेशन क्या है, ये है, और किस तरफ जा रहा है वो, आगे की तरफ। तो अब हमें क्या लिखनी है, इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो बताएं इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो देखें इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कैसे रहेगी, समझें सब लोग। सबसे पहले व्हाट इज इनिशियल वैल्यू, ये, तो इसका मतलब y इनिशियल जो होगा वो तो फाई है, y इज इक्वल टू क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बट जैसे ही आप t की थोड़ी ज्यादा वैल्यूज रखोगे वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में। हाँ ये किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको वैल्यूज लिखनी है तो किस तरीके से लिखते हैं वो समझे, मैं समझा देता हूँ आपको कि ये जो फाई वगैरह लिखना होता है ये हमेशा इस तरीके से लिखना होता है। इसे हम क्या एज्यूम करते हैं, साइन फाई, इसे माइनस साइन फाई, इसे कॉस फाई, और नीचे वाले को माइनस कॉस फाई। और ओमेगा टी को कैसे रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया क्या, ओमेगा टी। समझ आया? तो बेसिकली मैं यहाँ पे फाई हटाता हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट ये बता रहा हूँ, साइन माइनस साइन कॉस, ये ध्यान देना है कि कब हम किस तरीके की फेज यूज करते हैं। और ओमेगा टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज नेचर को। ठीक है, तो अब दोनों चीजों को हम यहाँ पर मिक्स करते हैं कि सोचो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है सेकेंड क्वाड्रेंट की, आपको क्या लिखनी है, सेकेंड क्वाड्रेंट की। अभी मैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ से रेज कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैंने ये रिलेट किया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल यहाँ पर है और आगे की तरफ जा रहा है। तो देखो आप अगर किसके साथ एंगल लिखोगे, साइन के साथ लिखोगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये फाई है लेकिन साइन मतलब कहाँ से यूज करना पड़ेगा फाई, यहाँ तक। समझ आया? तो देखना कितने आंसर्स होंगे, कितने कितने मेथड होंगे, 4 पॉसिबल आंसर्स होंगे। वाई अगर मुझे लिखना है कहाँ से, साइन से, प्लस साइन से, तो मुझे एंगल क्या यूज करना पड़ेगा, साइन, ये 90 है और ये फिर 180 बोल सकता हूँ, साइन 180 माइनस फाई। और किस तरफ जा रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले ओमेगा टी को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा टी, इसे क्या मानते हैं हम, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ 180 माइनस कॉस फाई प्लस ओमेगा टी। ये एक पॉसिबल इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, अगर हम कहां से स्टार्ट करते हैं एंगल लेना, माइनस साइन से। क्लियर? कहां से एंगल लेना स्टार्ट कर दें, माइनस साइन से। तो ए साइन, अब देखो फाई कहाँ है, माइनस साइन के रिस्पेक्ट में फाई तो इधर है, तो ये हुआ क्या फाई, बट ओमेगा टी कहाँ है, आगे। तो ये तो माइनस साइन के रेस्पेक्ट में आप पॉजिटिव तरफ जा रहे हो या उल्टा आ रहे हो, हम तो अपोजिट जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस फाइव प्लस
ओमेगा टी। क्लियर? इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं कैसे, माइनस ए साइन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस 5। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। फिर थर्ड एक और पॉसिबल केस क्या हो सकता है, किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं हम, cos कॉस के रेस्पेक्ट में। तो थर्ड आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू ए कॉस। अब ये कितना ट्रेवल किया कॉस के रेस्पेक्ट में, तो कितना ट्रेवल किया 90 माइनस 5। क्लियर? और आगे की तरफ जा रहा है मतलब प्लस ओमेगा टी। डन? यहां तक क्लियर है? अगर हमें किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, माइनस कॉस 5 के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो माइनस मतलब यहाँ वाला कॉस, तो यहां से आगे नहीं जा रहा, उल्टा कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो वो जो 90 प्लस थीटा है वो कैसा होगा, माइनस माइनस का 90 प्लस 5। ठीक? और ओमेगा टी तो आगे कंटिन्यू हुई है, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी। तो ये वेरियस पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई हुई है, लेकिन हमेशा आपको जो ऑप्शंस में मिलेगा वो कौन सा मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। हमेशा मोस्ट प्रोबेबल कौन सा मिलेगा, लीस्ट वैल्यू वाला। मतलब अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर आपको किससे लिखना प्रेफरेबल है, इधर माइनस साइन या फिर कॉस से। समझ आया? आपको एग्जाम में आंसर हमेशा किसके रेस्पेक्ट में मिलेंगे, आपको एग्जाम में आंसर किसके रेस्पेक्ट में हमेशा मिलेंगे, जो क्वाड्रेंट है उसी के क्लोजेस्ट वाला। क्लियर? ठीक है, तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए आपको देखता हूं कि मिनिमम 2 क्लोजेस्ट इक्वेशन आप लिखना सीखें। ठीक है, मैं मिनिमम 2 क्लोजेस्ट इक्वेशन आपको बताता हूं। इक्वेशन ऑफ SHM starting from x is equal to पॉजिटिव x0, या लेट से मैं बोल देता हूं क्या, फ्रॉम x is equal to a/2 and moving towards पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो तुरंत बताएं इसका मतलब सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट प्लस a/2 पे है ना। अरे कुछ लोग फोर्थ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्लस a/2 पर है और किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, x इज इक्वल टू प्लस ए, और है कहाँ पर वो, x इज इक्वल टू a/2 पर, और मूव किस तरफ हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। ये इसका मतलब वो पार्टिकल कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और 30 डिग्री पर, और जहाँ कहाँ रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ये उसका एरो है, क्या है, ओमेगा टी। यहाँ तक कोई डाउट क्या? तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो देखना 2 इक्वेशन सबसे बेस्ट होंगी। नंबर 1 फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में लिखो, साइन या फिर कॉस। तो साइन के रेस्पेक्ट में देखें क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन एंगल ओमेगा 30 डिग्री है और प्लस ओमेगा टी जा रहा है, तो इसको ओमेगा टी को पहले लिख लिया करते हैं, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री को पाई में यूजुअली लिखते हैं, तो 30 डिग्री को पाई में कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 ये हो गई क्या एक इक्वेशन। और ऐसे 4 इक्वेशन बन सकती हैं, बट बाकी 2 कन्वर्ज होके वापस रिमेनिंग 2 में ही आ जाती हैं। तो याद रखना कि 2 ही मेन होती हैं। और y इज इक्वल टू बताए कॉस के टर्म्स में क्या लिखेंगे, अब कॉस से आगे जा रहे हैं या पीछे, पीछे ठीक है। तो इसका मतलब कॉस के लिए क्या होगा, -π/3 यस
तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं लिख रहा हूं क्या ए कॉस और एंगल क्या हो जाएगा -π/6। अब बताओ ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा टी तो ओमेगा टी को भी ऐसे ही जज करना है क्या कि ये आपका कॉस है। अगर ओमेगा टी इसके आगे जा रहा है तो बेसिकली इससे जो थीटा है उसको ओमेगा टी क्या कर रहा है और बढ़ा रहा है। आपने थीटा ये लिया ये तो ओमेगा टी उसे क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है ना। देखें एक मिनट, इसे मैं और डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि फाइनली लिखना क्या होता है। यहाँ पे इन केस ऑफ phase from sine, in case of phase from sine, omega t is increasing phi। phi को क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है, जबकि हम कहाँ से एंगल देख रहे हैं? यहां से। तो पहले ये हुआ क्या phi, और इसके बाद आगे आ रहा है क्या ओमेगा टी। तो ओमेगा टी उसे क्या कर रहा है और बढ़ा रहा है। कोई डाउट क्या? सो यहाँ पर फेज क्या आएगा? फेज आएगा phi प्लस ओमेगा टी। कोई डाउट क्या जब हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे साइन? तो आंसर क्या आएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस phi। ओके, अब मैं किसके रेस्पेक्ट में लिखता हूं? इन केस ऑफ, अगर हम यहाँ पे देखें इन केस ऑफ फेज फ्रॉम कॉस, इन केस ऑफ फेज फ्रॉम cos, this omega t is decreasing phi। phi को क्या कर रहा है? वो कम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया फाइनल? अगर आप देखें cos के रेस्पेक्ट में तो आपने अब अपना phi क्या लिया है? ये। और ओमेगा टी कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। ये हो गया क्या ओमेगा टी। तो वो आपके phi को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। समझ में आया यहाँ पर? सो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी माइनस phi, phi बढ़ा है पहले, phi माइनस ओमेगा टी। बट आपको याद रखना है क्या कि cos माइनस थीटा का क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं, y इज इक्वल टू ए cos क्या ले लूं? माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा टी माइनस phi। तो cos माइनस का फर्क नहीं पड़ता ना। आंसर क्या आएगा? क्लियर? बट यहाँ पर मैं पहले आपको डायरेक्ट लिख रहा था, याद है? बट मुझे लगा कि आपको और प्रॉपर क्लैरिटी समझा दे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पर चाहते तो हम डायरेक्टली लिख देते कि फेज क्या है? नेगेटिव, और ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब प्लस ओमेगा टी। याद है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? डायरेक्टली आपको लिख के सिखा दिया है। बट यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली फील करा रहा हूँ कि हो क्या रहा है, फेज किस तरीके से चेंज हो रहा है। समझ आया यहाँ पर? यार बताएं, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुआ यहाँ पर? ठीक है, तो याद रखें कि इक्वेशन लिखने में हर बार दो पॉसिबिलिटीज हैं। सिर्फ आप देखो कि ओमेगा टी उसको इनिशियल फेज को कैसे चेंज कर रहा है, बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे इसी लोकेशन पे कैसे इक्वेशन लिखनी है इस पे कुछ और प्रैक्टिस कर लेंगे और अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग शीट सॉल्विंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन।